नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जून सन 2026। भारत के 9वें प्रधानमंत्री और देश में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाने वाले PV नरसिंह राव का जन्म आज ही के दिन यानी 28 जून 1921 को हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मौसम का बड़ा अपडेट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। राशन वितरण के बदलेंगे नियम, बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, जॉब सिक्योरिटी लेटर जारी करने की नई तारीख घोषित। धान रोपाई के लिए निगम का बड़ा फैसला, हरियाणा के 8 जिलों में रोजाना मिलेगी 8 घंटे 3 फेस बिजली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, CUET UG 2026 वाले छात्र अभी करें रजिस्ट्रेशन। दिल्ली NCR और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, अफगानिस्तान में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप का असर। पंचकुला में HPSC अभ्यर्थियों पर आधी रात कार्रवाई, महिला उम्मीदवारों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पंचायतों से तालाबों की मांगी डिटेल, सरपंचों से मांगा पूरा रिकॉर्ड, अवैध कब्जे हटाने की तैयारी। महेंद्रगढ़ के गांव जाट में 2.83 करोड़ रुपए से बनेगा बांध, 15 गांवों को मिलेगा लाभ, दोहन नदी से पहुंचेगा पानी। हरियाणा में 12वीं के अनुसूचित वर्ग के होनहारों को तोहफा, 90% अंक लाने वाले छात्रों को मिलेगी वन टाइम स्कॉलरशिप। हरियाणा सरकार का बड़ा फरमान, सरकारी ठेकों की A to Z जानकारी अब एक क्लिक पर, अब छिप छिपाकर नहीं बटेंगे सरकारी ठेके। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्टेट गेम्स के खिलाड़ियों को मिलेगा खेल कोटे का लाभ। हरियाणा का कारोबारी घोटाले में अरेस्ट, 1000 टन धान गायब की, SIT को गोदाम खाली मिला। EPFO 3.0 से अब UPI व ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, 75% तक रकम निकालने की मिलेगी सुविधा। वेनेजुएला में फिर भूकंप के झटके, अब तक 1430 मौतें, करीब 3300 घायल, 51,000 अब भी लापता। पाकिस्तान के कराची में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला, 4 सुरक्षाकर्मियों और 6 आतंकियों की मौत, जमात उल अहरार ने ली जिम्मेदारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश में 30 जून तक अलग अलग स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने के संकेत हैं। वहीं 29 जून से 1 जुलाई के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। खेतों में काम करने वाले किसानों और सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के बावजूद वातावरण में उमस बनी रह सकती है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में शनिवार शाम 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर अफगानिस्तान समेत 8 देश भारत, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में देखा गया। देश में जम्मू कश्मीर और दिल्ली NCR में भी झटके महसूस किए गए। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। इसका केंद्र उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में कलाफगान से तकरीबन 81 किलोमीटर दूर था और गहराई 215 किलोमीटर थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ भारतीय यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इस टक्कर से जमीन के अंदर लगातार दबाव बनता रहता है, जो समय समय पर भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर HPSC अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच देर रात हुई कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने रात के समय बलपूर्वक प्रदर्शन समाप्त कराया और कई महिला अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। उनका दावा है कि कार्रवाई के दौरान महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई, लाठियां चलाई गई और उनके साथ बदसलूकी भी हुई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने यह भी दावा किया है कि पुलिस ने उनके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए ताकि घटना का वीडियो रिकॉर्ड न किया जा सके। पुलिस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय बल प्रयोग का रास्ता अपनाया गया। देर रात हुई इस कार्रवाई को लेकर अभ्यर्थियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस और प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने अभी आना बाकी है। केंद्र सरकार अंत्योदय
अन्न योजना यानी राशन के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा यानी संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया गया है। यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होता है तो अब राशन परिवार के आधार पर नहीं बल्कि सदस्यों की संख्या के अनुसार दिया जाएगा। हालांकि किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम राशन मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है, चाहे परिवार में 2 सदस्य हों या फिर 7। इससे छोटे और बड़े परिवारों के बीच प्रति व्यक्ति खाद्यान्न वितरण में असमानता पैदा होती है। इसी वजह से नियमों में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य को हर महीने 7 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, लेकिन किसी भी परिवार को कुल 35 किलोग्राम से अधिक अनाज नहीं दिया जाएगा। यानी 2 सदस्य वाले परिवार को 14 किलोग्राम, 3 सदस्य वाले परिवार को 21 किलोग्राम अनाज मिलेगा। यदि किसी परिवार में 6 या उससे अधिक सदस्य हैं तो भी उन्हें अधिकतम 35 किलोग्राम ही मिलेगा। इस बदलाव का सबसे अधिक असर 5 से कम सदस्य वाले अंत्योदय परिवारों पर पड़ सकता है। ऐसे परिवारों को वर्तमान व्यवस्था की तुलना में कम राशन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 तक पूरी की जाएगी। इससे पहले यह समय सीमा 15 जून 2026 तक निर्धारित थी, लेकिन तय अवधि बीत जाने के बावजूद अधिकांश पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षित पत्र जारी नहीं हो सके थे। अब नई समय सीमा 15 अगस्त 2026 तय होने के बाद विभागाध्यक्षों को लंबित मामलों का सत्यापन तेजी से पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले यानी 15 अगस्त 2024 को तकरीबन 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी कराया था। इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित हरियाणा स्टेट गेम्स को फिर से मान्यता दे दी है। अब इन प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाले मेडल और प्रमाण पत्र के आधार पर स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की ग्रुप डी भर्तियों में खेल कोटे का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि साल 2018 की ग्रेडेशन पॉलिसी में हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का नाम हटा दिया गया था। इसके कारण एसोसिएशन की ओर से आयोजित स्टेट गेम्स में जीतने वाले खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य नहीं माने जाते थे। इसी वजह से पिछले साल शुरू हुए हरियाणा स्टेट गेम्स का दूसरा चरण भी पूरा नहीं हो पाया। 24 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जबकि तकरीबन 23 प्रतियोगिताएं अधूरी रह गई थी। अब खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना में इस तिथि को स्पष्ट कर दिया गया है। नए नियमों के तहत हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन या खेल विभाग द्वारा आयोजित हरियाणा स्टेट गेम्स को मान्यता मिलेगी। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। खेल कोटे का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के सभी सरकारी टेंडरों और अनुबंधों की पूरी जानकारी संबंधित विभागों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। साथ ही हर महीने इसके पालन की रिपोर्ट भी सरकार को देनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सामान की खरीद, निर्माण कार्य और सेवाओं से जुड़े सभी टेंडरों और अनुबंधों का विवरण विभागीय वेबसाइट के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्य खरीद पोर्टल पर भी डालना होगा। अपलोड की जाने वाली जानकारी में विभाग का नाम, कार्य का संक्षिप्त विवरण, अनुबंध की कुल राशि, काम पाने वाली एजेंसी का नाम और कार्य आवंटन की तारीख शामिल होगी। इससे लोगों को सरकारी खरीद से जुड़ी जानकारी मिल पाएगी। साथ ही सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के पहले चरण की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी CSES पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार भी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला केवल CUET UG 2026 के अंकों के आधार पर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार 67 कॉलेजों में संचालित 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और 100 से अधिक BA प्रोग्राम में प्रवेश इसी परीक्षा के तहत होगा। हालांकि अभ्यर्थियों को संबंधित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। केवल CUET में शामिल होना प्रवेश की गारंटी नहीं माना जाएगा। पंजीकरण के लिए उम्मीदवारों को CUET UG 2026 के आवेदन संख्या का उपयोग करना होगा। इस साल आवेदन प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान बनाने के लिए भारत सरकार के API सेतु की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जानकारी अपने आप ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे आवेदन के दौरान गलतियां होने की संभावना कम होगी और प्रक्रिया अधिक सरल बन पाएगी। विश्वविद्यालय ने पंजीकरण शुल्क भी निर्धारित कर दिया है। सामान्य
सामान्य, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को 250 रुपए शुल्क देना होगा, तो वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपए तय किया गया है। CSES प्रक्रिया के पहले चरण में केवल पंजीकरण किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रमों की प्राथमिकता भरनी होगी। सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित वर्ग के होनहारों के लिए खुशखबरी है। जिन विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 90% व इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों तो उन्हें वन टाइम छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी कर उपरोक्त कक्षा के होनहारों की सूची मांगी है। जिले स्तर पर डीईओ कार्यालय में डिटेल भेजी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट को शिक्षा निदेशालय भेज दिया जाएगा। इससे पहले निदेशालय ने डीईओ को आदेश जारी किए हैं कि वे संबंधित कक्षा के होनहारों के बैंक की कॉपी की जाँच कर सत्यापित करें। यह पूरी प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी। बता दें कि सरकार की ओर से अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए वन टाइम छात्रवृत्ति शुरू की गई है। स्लम एरिया में अनुसूचित वर्ग से संबंध रखने वाले अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको छात्रवृत्ति देकर हौसलावर्धन होता है। इसके अलावा अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट की संभावना भी अधिक रहती है। उपरोक्त वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से एक तो आर्थिक मदद मिलेगी, साथ ही प्रोत्साहन राशि से वे अपनी पढ़ाई भी जारी रख पाएंगे। धान की रोपाई की सीजन की शुरुआत के साथ ही बिजली निगम ने किसानों के लिए बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल हरियाणा में जारी कर दिया है। पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक सहित 8 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को शिफ्टवार बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। शेड्यूल में किसानों को सिंचाई के लिए प्रतिदिन 8 घंटे 3 फेज बिजली दी जाएगी। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जाएंगे। बिजली निगम अधिकारियों ने बताया कि कृषि फीडरों को उनके लोड के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कम लोड वाले फीडरों पर 1 शिफ्ट में बिजली दी जाएगी। अधिक लोड वाले फीडरों को 3 शिफ्टों में संचालित किया जाएगा। वहीं मध्यम श्रेणी के फीडरों पर 2 शिफ्टों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। सभी किसानों को समान रूप से सिंचाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आवश्यकता पड़ने पर फीडरों की शिफ्ट में बदलाव भी संभावित है। साथ ही धान की रोपाई के दौरान बिजली की मांग में बढ़ोतरी को देखते हुए निगम ने अपने फील्ड स्टाफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ट्रांसफार्मर लाइनों और कृषि फीडरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर किया जा सकेगा। हरियाणा में करनाल में एक राइस मिल मालिक ने 1000 टन धान गायब कर दिया। इस धान की कीमत बाजार में तकरीबन 2 करोड़ 61 लाख रुपए है। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रशासन ने जिले की सभी राइस मिलों में सरकारी धान और चावल के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया। जांच में पाया कि यूनाइटेड फूड राइस मिल में दस्तावेजों के अनुसार जितना धान मौजूद होना चाहिए था, मौके पर उससे तकरीबन 1000 टन धान कम मिला। इसके बाद प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद शेखपुरा खालसा स्थित मिल मालिक नसीब सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। सरकारी धान के गबन के खेल में नसीब सिंह की महिला पार्टनर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। एक फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। टीम अब पता कर रही है कि सरकारी धान आखिर कहां खपाया गया और इस पूरे खेल में किन किन अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत थी। यूनाइटेड फूड राइस मिल में अनियमितता सामने आने के बाद जिले की अन्य राइस मिलों के स्टॉक की भी गहन जांच की जा रही है। सिरसा जिले में तालाबों, जोहड़ों की पंचायत भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। सरकार के निर्देशों के बाद अब जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिला उपायुक्त यानी डीसी ने सभी तहसीलदारों और उप तहसीलदारों के माध्यम से जिले के ग्राम पंचायतों से तालाब और जोहड़ों का पूरा राजस्व रिकॉर्ड, खसरा नंबर, रकबा और मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट तलब की है। पंचायतों को 30 जून 2026 तक ये जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद रिकॉर्ड का मिलान कर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मीडिया के माध्यम से बयान दे चुके हैं कि तालाब व जोहड़ की जमीन को खाली करवाया जाएगा। सामलात भूमि पर बने मकानों को लेकर नियम बनाए जाएंगे, उसी के तहत ये कार्रवाई होगी। प्रशासन के अनुसार जिले के कई गाँवों में तालाबों और जोहड़ों की भूमि पर लोगों ने पशु बांधने, गोबर और कचरा डालने या अन्य निजी उपयोग के नाम पर कब्जा कर रखा है। कई स्थानों पर स्थायी और अस्थायी निर्माण भी चल रहे हैं। प्रशासन पहले इन जमीनों का चिन्हीकरण करेगा, उसके बाद कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए बड़ा डिजिटल अपग्रेड यानी ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपना पैसा निकाल पाएंगे। इस नए सिस्टम को जून के अंत तक शुरू किए जाने की उम्मीद है। ईपीएफओ ने अभी तक यूपीआई या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए अलग से कोई विड्रॉल लिमिट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार ही यह सिस्टम काम करेगा। मौजूदा नियमों के तहत बात करें तो योग्य अकाउंट होल्डर्स अपनी विड्रॉल की जरूरत और एलिजिबिलिटी के हिसाब से पीएफ बैलेंस का 75% तक का हिस्सा यूपीआई या यूपीआई सक्षम एटीएम के जरिए निकाल पाएंगे। सरकार के अनुसार इस सुविधा का पूरा टेस्टिंग का काम हो चुका है और इसे जल्द ही रोल आउट किया जाएगा।
सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी ए सीरीज का नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A27 5G ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह नया हैंडसेट पुराने गैलेक्सी A26 5G का अपग्रेड मॉडल है। इस स्मार्टफोन में ग्राहकों को 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट और एडवांस AI फीचर्स के साथ 6 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। सैमसंग ने बताया कि नया गैलेक्सी A27 5G स्मार्टफोन 3 जुलाई से चुनिंदा वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कंपनी इस फोन को 4 कलर ऑप्शन में लेकर आई है, जिसमें ब्लैक, ब्लू, लाइट ग्रीन और लाइट पिंक शामिल है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी कीमतों और भारतीय बाजार में इसकी उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। धूल और पानी की सुरक्षा के लिए इसे IP64 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा फोन में ऑब्जेक्ट इरेजर और 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन सपोर्ट करने वाला वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर सेशेल्स पहुंचे। राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने उनका स्वागत किया। मोदी 29 जून को सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। हिंद महासागर में बसे इस छोटे से द्वीपीय देश का भारत से रिश्ता सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि 256 साल पुराना भी है। साल 1770 में जब यहाँ पहली स्थायी बस्ती बसाई गई थी, तब वहाँ पहुंचने वाले 27 लोगों में से 5 भारतीय भी शामिल थे। बाद में बिहार, तमिलनाडु और गुजरात से भी बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ आकर बस गए। आज सेशेल्स की तकरीबन 1.20 लाख आबादी में लगभग हर 8वां नागरिक भारतीय मूल का है। देश के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन के पूर्वज भी बिहार के गोपालगंज जिले से थे। ऐसे में मोदी का यह दौरा दोनों देशों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने पहली बार सेशेल्स को 1502 में खोज की थी। तब यहाँ पर लोगों की कोई स्थायी बसावट नहीं थी। इसके बाद कई सदियों तक अरब और यूरोपीय जहाज यहाँ पर आकर रुकते रहे, लेकिन कोई स्थायी आबादी नहीं बनी। आज तकरीबन 1,20,000 आबादी वाले इस देश में भारतीय मूल के लोग लगभग 8% हैं। पीएम मोदी ने सेशेल्स दौरे पर कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर का प्रमुख साझेदार है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, समृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।